वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्ट्रक्चर की इंडिटरमिनेट एनालिसिस का एक और मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है बेटीज लॉ। तो बेटीज लॉ आपका क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ मटेरियल इज होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, लीनियरली इलास्टिक, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। ये तो आपके वही assumptions हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं। देन आपका स्टेटमेंट क्या बोलता है? एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय P force system when the deformation caused by Q force system is equal to the external virtual work done by Q force system when the deformation caused by P force system। तो अभी ये स्टेटमेंट जो है एक क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको एक एग्जांपल की हेल्प से। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। तो हमारे अगर मैं ये देखूं, मेरे पास एक बीम है, ये सपोर्ट्स है, यहाँ पे ये बीम है, ये इसके सपोर्ट है। अब मैंने क्या बोला, मैंने स्टेटमेंट में बोला कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय P4 सिस्टम। मैंने दो फोर्स सिस्टम के बारे में बात करी, P4 सिस्टम एंड Q4 सिस्टम। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि ये सेम स्ट्रक्चर है जिसमें एक बार तो आपका P4 सिस्टम लग रहा था। दैट मीन्स मैंने बोल दिया इन फोर्सेस को P1 एंड P2। अब एक बारी मैंने देखा कि इसमें Q4 सिस्टम लग रहा है, तो मैंने इनको नाम दिया Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ठीक है, हमको समझ में आ गए पहली चीज P4 सिस्टम एंड Q4 सिस्टम क्या है यहाँ पे। तो ये है हमारे P4 सिस्टम एंड Q4 सिस्टम। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये बोला गया है कि वर्चुअल वर्क डन जस्ट सेकेंड, ये तो अगर मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचने का ट्राई करूँ, ओके हुआ ये। यहाँ पे सिमिलरली दिस एंड वी हैव दिस एंड वी हैव दिस, करेक्ट। अभी P4 सिस्टम की वजह से आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, मान लो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। Q4 सिस्टम की वजह से आपका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटीज लॉ का, ये बोल रहा है कि आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन, ये मैं ये बोल रही हूँ W से वर्क डन, E से एक्सटर्नल, ठीक है, और P4 सिस्टम ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन ऑफ Q4 सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स का जो वर्चुअल वर्क डन है ये अकॉर्डिंग टू बेटीज लॉ इक्वल होना चाहिए। एंड वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आप अगर ये बोलना चाहो तो अब आप देखो, आपका वर्चुअल वर्क डन बाय P4 सिस्टम क्या होगा। अगर मैं लिखूं वर्चुअल वर्क डन बाय P4 सिस्टम, ये आपको किसके बराबर होगा, मैंने क्या बोला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप क्या करोगे, तो P1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये P1 के नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, मैंने इसको बोल दिया Y1, ठीक, और P2 के नीचे डिस्प्लेसमेंट बोल दिया मैंने Y2। जस्ट अ सेकंड, नॉट दिस वन। आपका बेटीज लॉ क्या बोल रहा है,
बेटीज लॉ बोल रहा है आपका वर्चुअल वर्क डन एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय P4 सिस्टम व्हेन द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय Q4 सिस्टम। तो क्या हुआ ये, जब P4 सिस्टम के थ्रू जो वर्चुअल वर्क डन है व्हेन योर डिफॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय Q4 सिस्टम। तो Q4 सिस्टम से डिफॉर्मेशन क्या कॉज्ड है, P के नीचे मैंने मान दिया ये y1, ठीक है। और Q4 सिस्टम की वजह से P2 के नीचे क्या है डिफॉर्मेशन, मैंने ये मान लिया y2, ठीक। तो आपका वर्चुअल वर्क डन बाय P4 सिस्टम क्या होगा, इट इज P1 इंटू y1, P1 इंटू y1 ये वर्चुअल वर्क हुआ, प्लस P2 इंटू y2 ये हुआ। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपका वर्चुअल वर्क डन बाय Q4 सिस्टम क्या होगा, तो ये मैंने क्या बोला था, द एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय Q4 सिस्टम व्हेन द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय P4 सिस्टम। तो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय Q4 सिस्टम, डिफॉर्मेशन का किससे होनी चाहिए, P4 सिस्टम से। तो Q के नीचे डिफॉर्मेशन ये माना मैंने स्मॉल y1 और Q2 के नीचे डिफॉर्मेशन मैंने माना स्मॉल y2। तो आपका ये क्या हुआ, वर्चुअल वर्क डन, तो क्या हुआ Q1 इंटू y1, Q1 इंटू y1 प्लस Q2 इंटू y2। तो ये आपका क्या बोलता है, ये दोनों जो वर्चुअल वर्क डन है ये आपके होंगे इक्वल अकॉर्डिंग टू बेटीज लॉ, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा आपका फाइनल स्टेटमेंट, P1 y1 प्लस P2 y2 विल बी इक्वल टू Q1 स्मॉल y1 प्लस Q2 स्मॉल y2। तो ये हुआ आपका फाइनल स्टेटमेंट फॉर बेटीज लॉ। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं आपसे, मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर बीम है आपके पास, उस पे आपको लोडिंग्स लग रही है, यहाँ लग रहा है Q, यहाँ लग रहा है P, ठीक। Q की वैल्यू दी हुई है आपको P/2, ये पॉइंट हमने मान लिया A, ये B एंड C। यहाँ पे आपको बेटीज लॉ लगाना है, ठीक है। तो बेटीज लॉ क्या कहता है कि आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय P4 सिस्टम व्हेन द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय Q4 सिस्टम, ठीक। तो अगर मैं यहाँ ये बताना चाहूँ आपको, पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सिर्फ ले लेती हूँ ये Q4 सिस्टम के बारे में। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बीम इस तरह से थी, ये Q लोड लग रहा था, Q इज इक्वल टू P/2 लग रहा था। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया A, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है L, ठीक है। तो अब मैंने ये किया, Q लगा, तो Q लगने की वजह से यहाँ तो इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। बट आफ्टर Q इट विल गो स्ट्रेट बिकॉज यहाँ कोई भी लोड नहीं है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये चीज क्या होगी आपकी, ये C पॉइंट है, ठीक। तो ये चीज आपकी कितनी होगी, डेल C के बराबर। और अगर मैं ये मानूं ये आपका रोटेशन होता था थीटा C, ये भी थीटा C हो जाएगा, ये है आपका A। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये आपका होगा मान लो ये आपका आएगा थीटा C इंटू A आ जाएगा। तो आपका टोटल डिफ्लेक्शन एट B कितना हुआ, डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू, देखो इस पॉइंट से ड्यू टू Q4 सिस्टम निकला ना, ड्यू टू Q4 सिस्टम कितना आ रहा है, डेल C प्लस थीटा C इंटू A आ रहा है, हाँ ठीक है। अब मैं डेल्टा C की क्या वैल्यू होगी, डेल्टा C की आपकी वैल्यू QL क्यूब अपॉन 3EI होगी। थीटा C की कितनी वैल्यू होगी, एक यूनिट एक डिग्री कम, QL स्क्वायर अपॉन 2EI होगी।
अब डेल बी में रख दो, डेल बी की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI एंड प्लस हो जाएगा आपका क्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू ए, है ना। अब आपको क्या करना है, क्यू की जगह हम क्या रख देते हैं, हम पी की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया पी एल क्यूब अपॉन 6EI प्लस पी एल स्क्वायर ए अपॉन 4EI। तो ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू क्यू फोर्स सिस्टम, आया ना ये, ठीक है। अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर बेटीज लॉ इट इज एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन आपका पी फोर सिस्टम की वजह से कितना होगा, पी इंटू डिफ्लेक्शन एट क्यू फोर, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू क्यू फोर सिस्टम, होगा कि नहीं। पी पर आपको एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन निकालना है, वो आपका कितना होगा, पी के नीचे जितना भी डिफ्लेक्शन आ रहा है ड्यू टू क्यू फोर सिस्टम, तो यही मैंने लिखा और इंटू फोर्स करेंगे तो आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन कितना आएगा, आप बोल सकते हो फाइनली पी से मल्टीप्लाई किया आपने डेल बी में तो पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 6EI प्लस पी स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन 4EI, ये आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू पी फोर सिस्टम। ये आप मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ड्यू टू पी फोर सिस्टम क्यू के नीचे आप डिफ्लेक्शन निकालो, ठीक है। एक हम ये भी देखते हैं, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन चाहिए ड्यू टू क्यू फोर सिस्टम, वो क्या होगा, क्यू इंटू डिफ्लेक्शन ड्यू टू पी फोर सिस्टम होगा, तो डिफ्लेक्शन एट सी होगा आपका, सी पे क्योंकि क्यू के नीचे ही चाहिए होगा अगर हम क्यू फोर सिस्टम का निकालना चाहते हैं तो, एंड दैट इज ड्यू टू पी फोर सिस्टम, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो हमारे पास फाइनल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास पी लोड है, इसकी वजह से मुझे क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन एट सी चाहिए, ठीक है। ये है ए और ये है एल। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस पी को यहाँ लाके रखा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इतना है हमारे पास, हमारा पी मैंने इधर रख दिया, तो एक तो पी आया और क्या आया, और एक मोमेंट आ गया हमारे पास, क्या, पी इंटू ए, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट सी कितना हुआ, हाँ एक तो फोर्स की वजह से, ये पी फोर्स की वजह से और एक मोमेंट की वजह से, तो पी फोर्स की वजह से क्या होगा, पी एल क्यू अपॉन 3EI प्लस मोमेंट की वजह से क्या होगा, पी इंटू ए, है ना, एल स्क्वायर अपॉन 2EI होगा। अब आप क्या चाह रहे हो, अब आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन आपको पता है, आपको वो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन की फॉर्मूला में डालना है ड्यू टू क्यू फोर्स सिस्टम, तो क्या होगा, क्यू आपका क्या है, क्यू की वैल्यू रख देते हैं हम, p/2 रख देते हैं, और हमने क्या किया, पी एल क्यूब अपॉन 3EI किया प्लस, और आपने क्या किया, पी ए एल स्क्वायर अपॉन 2EI, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, WE क्यू, क्या आएगा, पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI प्लस पी स्क्वायर ए एल स्क्वायर अपॉन 4EI। तो ये हुआ आपके पास दूसरा इक्वेशन, वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू क्यू फोर सिस्टम। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को, क्या ये दोनों सेम है, पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 6EI, ओ यस, पी स्क्वायर ए एल स्क्वायर, पी स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन 4EI, यस डेफिनेटली करेक्ट। तो आप ब्रिटिश लॉ को प्रूव कर पाए यहाँ पे, कैसे, आपको क्या आया, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो आपका क्या हुआ, ब्रिटिश लॉ प्रूव हो गया कि हाँ ये करेक्ट चीज है, तो ये हमने कर दिया।
पेटिस लॉ को प्रूफ। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। आपका एक स्पेशल केस तो है इसमें, मैं फर्स्ट डालती हूँ स्पेशल केस नंबर 1। तो ये क्या बोलता है, पूरा लिखवा देती हूँ। इफ θ1 is the rotation displacement, rotational displacement in the direction of moment m1 caused by moment m2 and θ2 is the rotational displacement in the direction of moment m2 caused by moment m1, then virtual work done by m1 moment and m2 moment shall be equal. तो क्या लिखा मैंने, if θ1 is the rotational displacement in the direction of moment m1 caused by moment m2 and θ2 is the rotational displacement in the direction of moment m2 caused by moment m1, then the virtual work done by m1 moment and m2 moment shall be equal. तो ये भी सेम उसी की तरह थोड़ी बहुत बात हो रही है जो हमने पहले देखा था, लेकिन इसका स्पेशल केस है कि ये अब आप मोमेंट्स पे भी अप्लाई कर पा रहे हो। तो मोमेंट्स पे मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, मान लो जैसे हमारे पास ये कैंटिलीवर है एंड आपका इस पॉइंट से आपका मोमेंट लग रहा है और यहाँ पे आपका मोमेंट लग रहा है m2, यहाँ पे आपका मोमेंट लग रहा है m1। आप क्या कर रहे हो, ये आपका मान लो रोटेट हुआ, यहाँ पे रोटेट हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है θ1 और यहाँ पे आपका जो रोटेशन हुआ दैट इज θ2। तो what this special case is saying, it is saying m1 into θ1 will be equal to m2 into θ2। क्या मतलब, इन्होंने बोला कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि θ1 is the rotational displacement in the direction of moment m1, m1 की डायरेक्शन में θ1 आपका रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट था ना, caused by moment m2। किसकी वजह से, आपका m2 मोमेंट की वजह से ये θ1 आया है and θ2 is the rotational displacement in the direction of m2, m2 की डायरेक्शन में, और it is caused by m1। ठीक है, तो आपका फाइनल जो वर्चुअल वर्क डन है m1 into θ1 that will be equal to m2 into θ2। तो जो ये आपका फाइनल स्पेशल केस का फॉर्मूला है। अब मैं एक और आपको सेकंड स्पेशल केस के बारे में बताऊं, तो वो क्या कहता है, मैंने यहाँ लिखा स्पेशल केस नंबर 2। ये हमको बोलता है इफ, अब ये आपको रिलेशन बताएगा मोमेंट एंड फोर्सेस में। ठीक है, तो हमने क्या लिखी, डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं एक बार रिमूव करती हूँ इसको। ये बोल रहा है कि इफ थीटा इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट,
where at any point 1 in the direction of any moment. कौन सा moment? n caused by point load p occurring at any point 2, and delta is the deflection in the direction of any force P occurring at any point 2 caused by moment m acting at any point 1, then the external virtual work done by moment m and force P shall be equal. So this is the statement. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, तो मैं आपको समझा देती हूँ अभी। अगर मैं बेटीज लॉ को सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो दैट इज अ स्पेशल केस नंबर 2। तो फिर से मैं लेती हूँ कैंटिलीवर एंड मोमेंट एम एंड यहाँ पे फोर्स पी लग रहा है, ठीक है। ये मोमेंट एम, ये आपका पॉइंट 1, पॉइंट 2। अब इन्होंने क्या बोला कि थीटा 1 इज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1। तो ये आपका पॉइंट 1 था, इससे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है आपका थीटा 1, ठीक है ना। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया कॉज्ड बाय, और ये आपका होगा पी की वजह से, पी फोर्स, एंड डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन है एट पॉइंट 2 दैट इज कॉज्ड बाय दिस मूवमेंट, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल होंगे, मतलब वर्चुअल वर्क डन बाय मूवमेंट विल बी इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय लोड। तो आप क्या बोल सकते हैं, एम इंटू थीटा विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा। तो ये हुआ आपका स्पेशल केस नंबर 2। ओके, चलो तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन। So we have a question that says कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है एंड यहाँ हिंज है, यहाँ रोलर है, एंड आपको लोड दिया है यहाँ पे 60 किलो न्यूटन, यहाँ पे आपको लोड दिया है 90 किलो न्यूटन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड सेंटर में एक पॉइंट सी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमको बोला डिफ्लेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको डिफ्लेक्शन क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये बोला है कि इस, ये आपका मान लो एक जो भी फोर्स सिस्टम है 60 और 90 किलो न्यूटन का, इसकी वजह से आपके डिफ्लेक्शंस क्या आ रहे हैं, आपके डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं
6 mm यहाँ पे, और इसकी वजह से आपका हाँ जस्ट अ सेकेंड, आपको क्या बोला है कि ये जो P4 सिस्टम है 60 एंड 90 किलोन्यूटन, इसकी वजह से सी के नीचे आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है कितना, 12 mm का डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको फोर्स निकालना है पीसी कितना होगा, मतलब आपको क्या दिया है, ये निकालना है, ये पीसी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपसे ये बोला है कि पीसी के लिए जब पीसी लगता है फोर्स, तो इसकी वजह से ये जो क्यू फोर्स, ये जो पहले वाले फोर्स सिस्टम्स है, इसके नीचे आपका डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, दैट इज 6 mm, और इसके नीचे आपको डिफ्लेक्शन दिया हुआ है ड्यू टू दिस पीसी, राइट, दैट इज 4 mm। तो आपको फाइनली आपको पीसी की वैल्यू निकालनी है, फोर्स एट सी। तो आपको बेटीज लॉ पता है, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू पीसी किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय 60 एंड 90 किलो न्यूटन फोर्सेस, राइट। तो आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन एट पीसी क्या होगा, पीसी इंटू 12 होगा, 12 mm, और वर्चुअल वर्क डन हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 इंटू 6 प्लस 90 इंटू 4 होगा। तो आप फाइनली आप क्या दे सकते हो, पीसी इंटू 12 इज इक्वल टू 360, 360। तो पीसी आपका कितना आया, 360 प्लस 360 920 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आया 60 किलो न्यूटन। तो आपके फोर्स की वैल्यू आ गई, एंड ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो बेटीज लॉ के। ओके, तो आई होप आपको बेटीज लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।